हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आज हम रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो रिवीजन सीरीज है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एफएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, सीएमए फाइनल में एससीएमडीएम और एसएफएम की रिवीजन सीरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे चल रही है। काफी सारा कंटेंट है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलिवेंट है हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स की कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एफएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, फाइनल में एचसीएम, एसएफएम, इनकी अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी आप दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी पे हम अपना टेस्ट की डेट अनाउंस करते हैं, सॉल्यूशन की डेट अनाउंस करते हैं, टेस्ट अपलोड भी टेलीग्राम चैनल पे, सॉल्यूशन भी वहीं पे अपलोड होना है। तो फ्री टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारी चल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ के लिए बोल सकते हो हमें। चलिए, बैच कॉस्टिंग में देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अपने को एक तो ये देखना होता है सर बैच कॉस्टिंग होता क्या है, साथ में हमें इसके अंदर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट देखना है। इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक बैच कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखकर उस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऑफ कोर्स छोटा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है, बट सिलेबस का पार्ट है, आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं यहां पे नहीं लेने वाला। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे घंटे में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बैच कॉस्टिंग, सर जैसे जॉब कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, वैसे ही बैच कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग का पर्पस भी कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है किसी एक बैच का। जैसे आप मार्केट से कोई भी आइटम खरीद के लाते हो, अगर मैं खाने पीने के आइटम्स की बात करूं, दवाइयों की बात करूं, मेडिसिन्स वगैरह की, तो उन पे बैच कोड लिखा हुआ होता है। बैच कोड का मतलब यही होता है कि सर एक बैच में जितने भी आइटम बने होंगे सबको बैच कोड सेम नंबर दिया जाएगा। तो इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। सर मेथड ऑफ कॉस्टिंग हमेशा आपको कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाता है। तो विच इज अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिमिलर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेज either for sale, for use or use within the undertaking। भाई रेमंड कंपनी है, रेमंड कंपनी अगर कपड़ा बनाती है खुद शर्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेमंड कंपनी कहती है ये क्लॉथ हम बना रहे हैं लेकिन बेचेंगे नहीं, यूज करेंगे शर्ट बनाने के लिए, तो वो खुद के यूज के लिए हो गया। लेकिन अगर रेमंड कंपनी कहे कि भाई हम ये जो कपड़ा बना रहे हैं मार्केट में बेचेंगे, तो वो फॉर सेल हो गया। तो ऑफ कोर्स मैंने रेमंड का एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि हम सबको आइडिया है रेमंड का मार्केट में क्लॉथ भी आता है, शर्ट भी आता है। तो सर इसका मतलब कुछ क्लॉथ वो सेल करते हैं तो कुछ क्लॉथ वो यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द शर्ट। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन बैचेस फॉर सेल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रेमंड शर्ट बना रही है, मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन बैचेस फॉर सेल, द पर्पस ऑफ बैच कॉस्टिंग, तो उस सिचुएशन में बैच कॉस्टिंग का पर्पस क्या होता है? टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिलेटिंग टू द बैच। अगर आप कहते हो सर मैं ये जो आइटम बना रहा हूं बैच के अंदर इसको मैं बेचूंगा, तो आपका पर्पस होता है उसकी कॉस्ट निकालना और प्रॉफिट एनालाइज करना, और टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस, या फिर आप उससे सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हो। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, तो सर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट निकालना है या सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, तो फिर हम यहां पे क्या करते हैं? बैच कॉस्ट शीट बनाते हैं। बैच कॉस्ट शीट में अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालें? तो सर सिंपल, पूरे बैच में क्या कॉस्ट आई उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए बैच। भाई आपने एक साथ 5000 यूनिट बनाई और उसमें 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई, तो आप यही तो कहोगे सर 5 लाख रुपए की पूरा कॉस्ट लगी 5000 यूनिट के लिए, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5000 करके आप 100 रुपए पर यूनिट अपनी कॉस्ट निकाल लोगे। अगर बेच रहे हो माल को,
अगर माल को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पे बैच कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हो तो कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालना पर्पज है, उसके लिए बैच कॉस्ट शीट। लेकिन अगर आप कहते हो सर मैं बना रहा हूं कुछ ऐसा आइटम क्लोथ जो कि मैं खुद यूज करूंगा आगे फर्दर शर्ट बनाने के लिए, तो उस सिचुएशन में आप जो बना रहे हो क्लोथ, वो क्लोथ आपके लिए एक तरीके से जब आप शर्ट बनाने के लिए यूज करोगे तो मटेरियल का काम करेगा, मटेरियल का काम करे। तो सर उस सिचुएशन में व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द मटेरियल, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली क्लोथ फॉर यूज विद इन द अंडरटेकिंग, वो शर्ट बनाने के लिए यूज करूंगा सर इसको, द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो सर उस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन बैच कॉस्टिंग में इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करती है। और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको क्या बताता है, एक बैच के अंदर कितनी क्वांटिटी बनाऊं ताकि वो हमारे लिए इकोनॉमिक हो। सर एक बैच में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करूं ताकि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल हो, मतलब कॉस्ट मेरी कम से कम इनकर हो। तो सर इसका मतलब बैच कॉस्टिंग के दो पर्पज हो सकते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो बेचने के लिए, उसके लिए आप कॉस्ट प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके लिए बैच कॉस्ट शीट बनेगी। और अगर आप जो बना रहे हो उसको फर्दर किसी अदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करोगे तो फिर आप यहां पे इसको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हो। ये जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है दैट इज सिमिलर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल के चैप्टर में देखते हो। तो सर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, देखो एक बैच जो तैयार किया जाता है तो उस बैच को तैयार करने के लिए सेटअप कॉस्ट आती है, और उस बैच में जो आप माल बनाते हो ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली आप यूज कर लेते हो या इमीडिएटली बेच देते हो। तो आप उस माल को बना के रखते तो स्टोर में ही हो, तो स्टोर में रखने के बाद और जब तक आप उसको यूज नहीं कर लेते तब तक जो खर्चे आते हैं दैट इज नॉन एज कैरिंग कॉस्ट। सर रेंट हो गया गोडाउन का जिसमें आपने उसको रखा हुआ है, स्टोर कीपर की सैलरी हो गई, उसके अंदर माल पड़ा पड़ा स्क्रैप हो गया, जो फंड उसमें इन्वेस्टेड है उसका इंटरेस्ट हो गया, वो सब क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। तो ये दो कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि सेटअप कॉस्ट कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको से एग्जांपल पूरे साल में 5000 यूनिट की जरूरत है और अगर आप 500 यूनिट के बैचेस रखोगे तो सर 10 बैच। लेकिन यही अगर आप कहते हो सर 5000 यूनिट जो है मैं 200 यूनिट के बैच रखूंगा तो सर 25 बैच, तो 10 बैच रखोगे तो 10 बार ही सेटअप करना पड़ेगा, 25 बैच बनाओगे तो 25 बार ही सेटअप करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट आएगी। भाई मैं एक बैच में 100 बच्चे पढ़ाऊं या मैं दो बैच में 50-50 बच्चे पढ़ा के 100 बच्चे पढ़ाऊं, तो सर कहीं ना कहीं ऑफकोर्स मेरी दो बैचेस में कॉस्ट ज्यादा आएगी। भाई एक बैच अगर 100 बच्चों का है तो भी रूम उतना ही बड़ा है, वही लाइटिंग यूज हो रही है, वही एसी चल रहे हैं, 50 बच्चे भी उसमें बैठेंगे तो भी सर वही लाइटिंग चल रही है, वही एसी वगैरह का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, उतना ही मेरा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ते हैं तो हमारी सेटअप कॉस्ट भी बढ़ती है। लेकिन एक साथ ज्यादा बना के रखोगे, एक साथ ज्यादा बना के रखोगे तो सर कैरिंग कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि रेंट जो है सर रेंट तो उतना ही जाना है ना, रेंट तो उतना ही जाना है, तो पर यूनिट क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं भाई 20,000 रुपए का रेंट जा रहा है, अब उसमें 500 यूनिट आप रखते हो तो अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट जो है वो 40 रुपए पर यूनिट पड़ रही है। लेकिन ये अगर आप 200 रखोगे तो सर उस सिचुएशन में 100 रुपए पड़ना शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। सर बैच अगर बड़ा होगा तो सेटअप कॉस्ट कम होगी तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, बैच अगर छोटा होगा तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगी बट कैरिंग कॉस्ट कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वो लेवल होता है जहां पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाती है, जहां पे सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है उसी लेवल को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोला जाता है। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, तो सर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी, ये हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी हम बनाएं एक बैच में ताकि हमारी जो कॉस्ट है, कौन सी सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। तो इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए बैच। सर एक बैच में कितनी क्वांटिटी बनाऊं,
आप उसको बैच साइज बोल सकते हो कि बैच का साइज क्या हो। एट वेज सम मतलब इन दोनों कॉस्ट का टोटल, सम ऑफ टोटल एनुअल सेटअप कॉस्ट, पूरे साल में जो सेटअप कॉस्ट आएगी वो और पूरे साल में जो कैरिंग कॉस्ट आएगी वो, उसका जो एडिशन होगा दैट विल बी मिनिमम। और जैसा कि मैंने कहा जहां पे इक्वल होती है वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होता है, तो एट दैट बैच साइज टोटल एनुअल सेटअप कॉस्ट एंड टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल भी हो जाती है। तो यही होता है कि सेटअप कॉस्ट कम होती जाती है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो एक लेवल ऐसा जरूर आएगा जहां पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, उस लेवल को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोला जाता है। और उसी लेवल पे इन दोनों कॉस्ट का जो समअप होता है दैट इज मिनिमम। सर इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये डायग्राम फॉर्मेट में भी मैंने दिखाया है कि होता क्या है, सेटअप कॉस्ट गिर रही है तो होल्डिंग कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। होल्डिंग कॉस्ट इज नथिंग, कैरिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। यहां पे लिखा है मैंने, नीचे लिखा है मैंने, कैरिंग कॉस्ट जो है इसको स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी कवर्ड है, इसमें स्क्रैप भी कवर्ड है, कोई माल ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, वो सब भी इसके अंदर कवर्ड होता है। सो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को शॉर्ट में ईबीक्यू बोल दिया जाता है, इज इक्वल टू मैथमेटिकल फॉर्मूला है अंडर रूट में 2as अपॉन में c। ये अंडर रूट रखना है, 2 हमेशा 2 रहेगा। a का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल में कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है। a का मतलब हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट, s है सेटअप कॉस्ट पर बैच। सर एक बैच को एक बार ही सेटअप करने में क्या खर्चा लगता है, और c इंडिकेट करता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, कि सर एक यूनिट को अगर मैं स्टोर में 1 साल तक रखता हूं क्या खर्चा लगेगा। कैरिंग कॉस्ट कई बार तो गिवन होती है 2 रुपए 5 रुपए, अगर ये रुपीज में गिवन हो एज इट इज ले लेना, यहाँ पे एज इट इज लिख देना। लेकिन कई बार ये परसेंटेज में गिवन होती है, और बैच कॉस्टिंग में अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ये इंटरेस्ट रेट के नाम से गिवन होती है। तो अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन है तो फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका खर्चा लग रहा है, जो भी आपका मटेरियल की कॉस्ट है, मटेरियल को बनाने का जो खर्चा है, उस पे वो कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज अप्लाई कर देना। जैसे आप कहो सर एक यूनिट को बनाने में 20 रुपए का खर्चा है और क्वेश्चन का 10% कैरिंग कॉस्ट है, तो ठीक है, इसका मतलब 2 रुपए आपकी कैरिंग कॉस्ट है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एग्जाम का पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स देखोगे तो बैच कॉस्टिंग में से एमसीक्यू क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन ही आता है, 1 नंबर 2 नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक टेलीविजन कंपनी मैन्युफैक्चर्स सेवरल कंपोनेंट्स इन बैचेस। एक टेलीविजन कंपनी है जो काफी सारे मटेरियल्स बनाती है, कंपोनेंट्स बनाती है बैचेज में, एंड द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वन कंपोनेंट। एनुअल डिमांड है इस कंपोनेंट की 32,000 यूनिट्स, आपको ए पता चल गया। सेटअप कॉस्ट पर बैच है सर 120 रुपए, आपको एस पता चल गया। पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, सर इंटरेस्ट इज कवर्ड इन सी दैट इज कैरिंग कॉस्ट। और प्रोडक्शन यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट आती है 16, तो सर कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 16 रुपए का 12%, 16 रुपए का 12%, सर ये हो जाएगा 1.92। बस आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बताना है, तो सर अंडर रूट में 2as अपॉन में सी अप्लाई कर लो। 2 इंटू ए है 32,000 इंटू एस है 120 डिवाइडेड बाई 16 का 12% 1.92। सर ये आपको आपका आंसर मिल जाता है। सर ये 2000 आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो डी विल बी योर फाइनल आंसर, डी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ भी था, मैंने पीछे ही सॉल्यूशन दिखा दिया। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करने का पर्पज क्या है, जब आप ये जानना चाहते हो कि मटेरियल मैं खुद बनाऊंगा तो एक बैच में कितना मटेरियल की क्वांटिटी बनाऊं ताकि मेरी जो सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है वो कम से कम आए। सर ये वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को जो कि मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं और देन उस मटेरियल को फर्दर आगे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खुद ही यूज करते हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बैच कॉस्टिंग को यूज करना चाहती है कि भाई मैंने जो बैच किया, बैच में प्रोडक्शन किया, उसका क्या खर्चा है, उसको बेचकर अपना प्रॉफिट निकालना चाहिए, या फिर वो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहिए कि भाई ये मेरी कॉस्ट है, मुझे से एग्जांपल इसमें 20% का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो मैं सेलिंग प्राइस ये रखूं। तो अगर आप
बैचेज में ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो आप मार्केट में बेचोगे, तो फिर आप उसके लिए बैच कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर। सर बैच कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, नॉर्मल जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट है। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम में आप बैच कॉस्ट शीट बना सकते हो। सबसे पहले सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे लिए जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाता है। इसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेते हो तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है। इसमें आप एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बाकी बचे हुए ओवरहेड के खर्चे ऐड कर लेते हो, टोटल कॉस्ट बन जाती है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स तक पहुंच सकते हो। सेल गिवन हो तो प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है। एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में जिसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। कंपोनेंट गोल्ड इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर 100। सर ये नाम है कॉस्ट सेंटर 100, यू कैन से एक डिपार्टमेंट का नंबर है, डिपार्टमेंट 100। इस लाइन की ऐसे कोई रेलेवेंसी नहीं है। मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 6 पैसा, ध्यान देना 6 रुपए नहीं है, ये पैसा है पर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को बनाने के लिए सर 6 पैसा लगता है। एंड ईच कंपोनेंट टेक्स 10 मिनट टू प्रोड्यूस। सर हर कंपोनेंट को बनाने के लिए 10 मिनट लगते हैं, मतलब 1 घंटे में 6 कंपोनेंट बन जाते हैं। द मशीन ऑपरेटर, मशीन को चलाने वाला जो बंदा है उसको 72 पैसा पर आवर पे किया जाता है, 1 घंटे के लिए 72 पैसा। और मशीन आवर रेट जो है वो है 1.5 रुपए। मशीन आवर रेट आपको ओवर रेट कैलकुलेट करना सिखाता है। सर मशीन आवर रेट को नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करके आप ओवरहेड का खर्चा निकाल सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड का। साथ में जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई एक बैच को सेटअप करने में कुछ टाइम लगता है, उसका खर्चा सेटअप कॉस्ट होता है। तो यहां पे ये कहते हैं सेटिंग अप जो है मशीन का टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट गोल्ड टेक्स 2 आवर्स 20 मिनट्स। मशीन को सेटअप करने में 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अब आपको खुद सोचना है कि सर मशीन सेटअप हो रही है तो मटेरियल का खर्चा थोड़ा ना लगेगा, मटेरियल का खर्चा तो जितना आप प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से लगेगा। लेकिन जो ऑपरेटर है, जो ओवरहेड के खर्चे हैं, सर वो तो कहीं ना कहीं 2 घंटे 20 मिनट अगर मशीन भी सेटअप हो रही है, भले उस टाइम में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बट उस टाइम में भी ये खर्चा तो लगेगा। भाई लेबर अगर खाली भी बैठा है ऑर्गेनाइजेशन में, आइडल टाइम आप सब जानते हो, सर अगर खाली भी बैठा है उसको वेजेस तो पे करते हो। मशीन सेटअप हो रही है तो लाइटिंग का खर्चा तो लगेगा, ओवरहेड का खर्चा तो लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें एक कॉस्ट शीट बना के देनी है। उसमें क्वेश्चन क्या चाहते हैं, शो करना प्रोडक्शन एंड सेटिंग अप कॉस्ट। सर जब प्रोडक्शन हो रहा होगा मटेरियल का खर्चा भी आएगा, जब प्रोडक्शन हो रहा होगा ऑपरेटर का खर्चा भी आएगा, जब प्रोडक्शन हो रहा होगा ओवरहेड का खर्चा भी आएगा। लेकिन जब मशीन सेटअप हो रही होगी मटेरियल का खर्चा तो नहीं आएगा, लेकिन लेबर को पे करना पड़ेगा, ऑपरेटर को, और ओवरहेड का खर्चा भी आएगा। दोनों के दोनों आपको टोटल भी शो करने हैं, पर कंपोनेंट भी शो करने हैं। और अज्यूम करो कि हमारा जो बैच का साइज है, मान लो 10 कंपोनेंट है तो क्या खर्चा आएगा, 100 कंपोनेंट बनाऊं तो क्या खर्चा आएगा, और 1000 कंपोनेंट बनाऊं तो क्या खर्चा आएगा। ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो सर इस सिचुएशन में मुझे कॉस्ट शीट में 2 कॉलम से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि मुझे 10 कंपोनेंट के हिसाब से भी दिखाना है, 100 के हिसाब से भी और 1000 के हिसाब से भी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे 4 कॉलम तो लेनी है। सर एक तो आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम लेना पड़ेगा, एक तो यहां पे आपको पर्टिकुलर्स का कॉलम कंसीडर करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कैलकुलेशन खुद क्वेश्चन नहीं बोलिए भाई, 10 कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या होगा, 100 बनाते हैं तो क्या होगा, और 1000 बनाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको यह भी बोला है कि सर दोनों शो करने हैं, प्रोडक्शन और सेटिंग अप कॉस्ट, टोटल भी शो करना और पर यूनिट भी शो करना है। अब अगर टोटल भी शो करना है, पर यूनिट भी शो करना है, तो आपको हर एक कॉलम में 2-2 कॉलम कंसीडर करने पड़ेंगे। सर 10 कंपोनेंट के केस में पर यूनिट कितना, टोटल कितना, 100 कंपोनेंट के केस में पर यूनिट कितना, टोटल कितना, 1000 के केस में पर यूनिट कितना और टोटल कितना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मटेरियल का खर्चा देख लो आप। सर मटेरियल का जो खर्चा है, क्वेश्चन ने कहा मटेरियल का जो खर्चा आता है हमारा वो आएगा
मटेरियल का खर्चा 6 पैसा पर कंपोनेंट आए। जब 6 पैसा पर कंपोनेंट आएगा तो हम दिखा देंगे 6 पैसा आएगा। सर हम यहां पे लिख देते हैं 6 पैसा पर कंपोनेंट है, तो पर यूनिट में मैंने क्या किया, 6 पैसा 6 पैसा और 6 पैसा लिख दिया। टोटल निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 6 रुपए, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 60 रुपए। इसके बाद ऑपरेटर की वेजेस आप देखोगे तो 72 पैसा पर आवर है। ऑपरेटर की जो वेजेस है वो 72 पैसा पर आवर है, और क्वेश्चन ने कहा है कि 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। तो सर अगर 10 कंपोनेंट बनाओगे तो 100 मिनट लगेंगे, 10 इंटू 10 100 मिनट लगेंगे। 100 को 60 से डिवाइड कर दिया घंटे निकालने के लिए, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये घंटे बच जाएंगे। इंटू 0.72 करोगे, ये 1 रुपए 20 पैसा आएगा। पहले टोटल निकाल लो। 1 रुपए 20 पैसा 10 के लिए, तो 100 के लिए 12 रुपए और 1000 के लिए 120 रुपए। तो सर डिवाइड कर लो, 1.2 है 10 के लिए, तो 1 के लिए 0.12, सिमिलरली 0.12 और सिमिलरली 0.12। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरहेड के खर्चों की, तो क्वेश्चन ने कहा है कि 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन ने कहा है यहां पे 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे, 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे एक बार सेटअप करने के लिए। सर 2 घंटे 20 मिनट और 1.5 रुपए का रेट है, 1.5 रुपए का रेट है और 2 घंटे 20 मिनट, तो देख लो कैलकुलेशन कर लो कि सर 2 घंटे 20 मिनट फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि सर ध्यान देना, ये मटेरियल का खर्चा प्रोडक्शन वाला हो गया, ये ऑपरेटर की वेजेस प्रोडक्शन वाली हो गई। तो यहां पे पहले फैक्ट्री ओवरहेड भी केवल प्रोडक्शन का दिखा रहे, सेटिंग अप कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन का दिखा रहे हैं कि सर 10 मिनट लगेंगे। पहले प्रोडक्शन का खर्चा, ये सारा का सारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, 10 मिनट लगेंगे बनाने के लिए। 10 यूनिट बनाओगे डिवाइड बाय 60, 1.5 रुपए का रेट है ओवरहेड का, तो ये 2.5 रुपए, ये 25 रुपए और ये 250 रुपए पर यूनिट निकालना है। 2.5 डिवाइड बाय 10 कर लो, 0.25 0.25 आ जाएगा। सर ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। सेटिंग अप के खर्चे की बात करें तो सर सेटिंग अप का जो खर्चा है वो भी इनकर करना पड़ेगा आपको। सेटिंग अप का जो खर्चा है वो भी आपको इनकर करना पड़ेगा। और सेटिंग अप की मैं बात करूं तो 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं सेटिंग अप में। सर 2 घंटे 20 मिनट को जब आप कैलकुलेट करते हो आवर्स में, तो 2.33 आवर्स बनता है, 2.33 आवर्स बनता है। इस घंटे में जैसा कि मैंने कहा मटेरियल का खर्चा तो नहीं आएगा, बट ऑपरेटर खाली भी खड़ा है, वेजेस देनी पड़ेगी, ओवरहेड का खर्चा तो लगेगा। तो सर इसका मतलब 0.72 भी लगेगा, 0.72 भी लगेगा, 72 पैसा भी लगेगा, और जो 1.5 रुपए का रेट है वो भी लगेगा, ओवरहेड का खर्चा भी लगेगा। तो इसका मतलब 1.5 भी लगेगा, 1.5 भी लगेगा और 0.72 भी लगेगा। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। तो ये क्या हुआ, आपका 5 रुपए 18 पैसा आ गया। अब ये क्या है, ये एक सेटअप की कॉस्ट है 2 घंटे 20 मिनट की। भले आप 10 यूनिट बनाओ, भले आप 100 यूनिट बनाओ, भले आप 1000 यूनिट बनाओ, 5 रुपए 18 पैसा ही लगना है। तो पर यूनिट आप कैलकुलेट कर लो, सर 5 रुपए 18 पैसा अगर 10 यूनिट के लिए है तो फिर 1 यूनिट के लिए कितना, 100 के लिए है तो कितना, 1000 के लिए तो कितना। ये दोनों आपने अलग अलग दिखा दिए। सर ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, ये सेटिंग अप कॉस्ट हो गई। क्वेश्चन कहता है अलग अलग भी दिखाना, टोटल भी दिखा देना, तो टोटल भी कर दिया दोनों का। सर प्रोडक्शन प्लस सेटिंग अप, तो ये टोटल कर दिया। तो बस इस क्वेश्चन में ध्यान इतना ही रखना है आपको कि सर 3 खर्चे हैं, मटेरियल, ऑपरेटर वेजेस और ओवरहेड का खर्चा। मटेरियल प्रोडक्शन में लगेगा, जब प्रोडक्शन होगा ऑपरेटर को वेजेस भी देंगे, जब प्रोडक्शन होगा ओवरहेड भी होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में तीनों आएंगे। लेकिन सेटिंग अप कॉस्ट में मटेरियल थोड़ी ना लगेगा, सेटिंग अप कॉस्ट में ऑपरेटर को वेजेस देनी पड़ेगी, ओवरहेड का खर्चा लगेगा। तो सेटिंग अप कॉस्ट में केवल 2 खर्चे। इंडिविजुअली भी निकाल के दिखा दो, टोटल करोगे आपको टोटल पता चल जाएगा। इसमें क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया नहीं, अदरवाइज हम सेलिंग प्राइस बता देते, सेलिंग प्राइस गिवन होता प्रॉफिट बता देते, अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट शीट बना सकते हो। बस ये छोटा सा एक टॉपिक है बैच कॉस्टिंग का, जिसमें से एग्जाम में आप बहुत ज्यादा वेटेज का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं कहूं भी 8 नंबर 10 नंबर नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। छोटा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, छोड़ के मत जाओ। क्यों सर, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैंने लिया आधा घंटा तो रिवाइज कराने में,
आप अगर खुद जब एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन रिवाइज करोगे 10 मिनट 5 मिनट में आप इसको रिवाइज कर जाओगे, छोड़ के इन एनी केस मत जाना। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर बैच कॉस्टिंग टॉपिक। अगेन याद दिलाऊंगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे व्हाट्सएप करके, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ की डिमांड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आने वाला है रिवीजन लेक्चर, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अभी काफी सारे चैप्टर्स बाकी हैं जो कि आने हैं ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग में, सेकंड ग्रुप में जो बच्चे हैं ओएमएसएम कॉस्ट एफएम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके फाइनल वाले बच्चों के लिए भी काफी सारा रिवीजन सीरीज आने वाली है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।